तो मैंने सबकी सुनी, सबकी पढ़ी, सबको एनालाइज़ किया और एक अपनी पूरी होलिस्टिक स्ट्रेटजी डेवलप की। मेरे को एक कॉन्फिडेंस तो था कि मेरा मेंस भी अच्छा हुआ है, इंटरव्यू भी अच्छा है, तो कहीं न कहीं लिस्ट में हो जाना चाहिए। जैसा सबके मन के अंदर ख्वाब होता है लबास में जाने का, मेरा भी वही ख्वाब पूरा हुआ। तो सर्विसेज हम जो सोच के आए हैं, ये उससे भी ज़्यादा है। हमारा एंड्योरेंस चेक करने के लिए, रेजिलियंस चेक करने के लिए हिमालयन ट्रैक होता है, फाउंडेशन कोर्स के अंदर विलेज विजिट होता है, जहाँ पर हमें इंडिया के रिमोटेस्ट विलेज के अंदर भेजा जाता है। और 1.5 मंथ्स का भारत दर्शन होता है, जहाँ पर हमें इंडिया की डाइवर्सिटीज़ को, उसकी कल्चर को समझने का मौका मिलता है। हम आर्मी के साथ अपना दिन बिताते हैं, हम नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ट्राइबल लोगों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित जैन है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले बागपत ज़िले के एक छोटे से गांव छपरौली से आता हूं। मैंने यूपीएससी सिविल सेवा 2020 के अंदर 279 रैंक हासिल की है और सब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने वो रैंक अपने पहले ही अटैम्प्ट के अंदर सेल्फ स्टडी से हासिल की। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 10th और 12th वहीं से पूरी की। उसके बाद मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी कुरुक्षेत्र से 2019 में पूरी की। फिर मैंने 2020 में अपने सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों का एग्ज़ाम मैंने 2020 में लिखा, जिसका रिजल्ट 2021 में आया और मैंने अपने पहले ही अटैम्प्ट में दोनों सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्वालिफाई किया और फिर मैंने अपने सिविल सर्विसेज में आईएएस को ज्वाइन किया। सिविल सर्विसेज में जाने का मेरा कोई ऐसा मोटिव बचपन से नहीं था। जब मैं कॉलेज में गया तब सेकेंड ईयर के अंदर कुछ सेमिनार्स हुई सिविल सर्विस से रिलेटेड, वो मैंने अटेंड की। उन सेमिनार के बाद मुझे पता चला कि सिविल सर्विसेज हमें क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ देता है। जब मैंने उसको फर्दर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये सिविल सर्विसेज जो जॉब है, ये हमें लोगों को सर्व करने का, हमारी कंट्री को सर्व करने का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस जॉब के अंदर हम डायरेक्टली लोगों के साथ रहकर उनकी समस्याओं को सुनकर हम एक बहुत अच्छा चेंज ला सकते हैं और इसके अंदर हमें बहुत सारे डाइवर्स अलग अलग फील्ड्स के अंदर काम करने को मिलता है, जहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, हमारा लर्निंग बेस इंप्रूव होता है और जो रेस्पेक्ट इसकी सोसाइटी के अंदर होती है, उन सब चीज़ों को मैंने एनालाइज करके पाया कि दिस इज़ द बेस्ट जॉब दैट आई कैन हैव। तो मैंने उस करियर ऑप्शन को एनालाइज करने के बाद पाया कि अब मुझे तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैंने कॉलेज के 3rd ईयर के अंदर अपनी तैयारी को स्टार्ट करने का निश्चय किया। सबसे पहले मैंने अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस किया। मैंने सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से पढ़ा कि इसकी डिमांड्स क्या हैं, एक-एक सिलेबस के एक-एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा ताकि मुझे पता चले कि इस पेपर की डिमांड क्या है। उसके बाद काफ़ी सारे यूपीएससी टॉपर्स के यूट्यूब पर चैनल अवेलेबल थे। मैंने सबके बारे में पढ़ा कि उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, उन्होंने क्या-क्या रिसोर्सेज फॉलो किए। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें किसी का भी स्ट्रेटजी को कॉपी नहीं करना चाहिए। सब इंडिविजुअल एक यूनिक है, तो उसको अपनी स्ट्रेटजी खुद डेवलप करनी चाहिए। तो मैंने सबकी सुनी, सबकी पढ़ी, सबको एनालाइज़ किया और एक अपनी पूरी होलिस्टिक स्ट्रेटजी डेवलप की कि मैं किस तरह से प्रीलिम्स की तैयारी करूँगा, किस तरह से मेंस की तैयारी करूँगा, किस तरह से मैं टाइम मैनेजमेंट करूँगा। मैंने सबका एनालाइज़ करके एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई। तो सबसे पहले मैंने एनसीईआरटीज़ को स्टार्ट किया, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा सोशल साइंस पोर्शन वीक था। तो सबसे पहले मैंने 6th to 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ से स्टार्ट किया और मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की भी जो एनसीईआरटीज़ आती हैं, वो मैंने 6th से 12th क्लास तक की पूरी कॉलेज के टाइम ही पढ़ी। प्लस मैंने करंट अफेयर भी तभी से स्टार्ट कर दिया। मैं द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया और जो यूट्यूब पर करंट अफेयर्स के एनालिसिस आते थे, वो मैंने डेली के स्टार्ट कर दिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कॉलेज के अंदर टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हमें कॉलेज की भी पढ़ाई करनी होती है और साथ-साथ मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा था, तो मुझे अपना इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो भी पढ़ाई करना था। तो टाइम मैनेजमेंट को मैंने काफ़ी फोकस किया। जैसे कॉलेज के लेक्चर्स के बीच में आधे-आधे घंटे का लंच वो ब्रेक होता था, तो हमारे लेक्चर हॉल के पास में लाइब्रेरी थी। तो लोग बच्चे कैंटीन चले जाते थे या फिर घूमने चले जाते थे। मैं उस आधे घंटे के टाइम को लाइब्रेरी में स्पेंड करता था। वहाँ पे न्यूज़पेपर आधे घंटे में मैं पढ़ लेता था, या फिर जैसे क्लास में बैठा हूँ, प्रोफ़ेसर थोड़ा 5-10 मिनट लेट आया, तो मैं मोबाइल में करंट अफेयर्स पढ़ लेता था। तो मैंने वो टाइम अपना काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया, जिससे मेरा एक स्ट्रॉन्ग बेस कॉलेज के अंदर ही बन गया। फिर कॉलेज में फाइनल ईयर के बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ एल&टी कंपनी के अंदर, लेकिन मैंने पहले से ही ठान लिया था कि मेरे को यूपीएससी सिविल सर्विस के अंदर जाना है। 2019 में मैं अटेम्प्ट नहीं दे सकता था, क्योंकि मेरी मिनिमम एज नहीं हुई थी। तो मैंने 1 साल खुद से ही रहकर तैयारी की और 2020 में मैंने अपने पहला अटेम्प्ट दिया। तो सबसे पहले मैंने अपनी एनसीईआरटीज़ कॉलेज के अंदर पूरी की, अपना मेरा करंट अफेयर कंटिन्यूअसली चल रहा था। फिर एनसीईआरटीज़ के बाद जो मैंने अपनी बुक लिस्ट बनाई थी टॉपर्स का पढ़ के और बाकी चीज़ें देख के, लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक पढ़नी है, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह पढ़नी है, तो मैंने अपनी वो बुक्स स्टार्ट की। स्टार्टिंग में मैंने पहले जीएस के सब्जेक्ट पर फोकस किया, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। मेंस के लिए मैंने बाद में फोकस किया, पहले मैंने अपने प्रीलिम्स की जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पूरा किया। उसके बाद जब मैं कॉलेज से पास आउट हो गया, तब मेरे पास 1 साल था 2020 का एग्ज़ाम देने के लिए। तब मैंने मेंस की तरफ भी अपना फोकस किया। जो मेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो प्रीलिम्स में नहीं आते लेकिन मेंस में आते हैं, वो मैंने फिर अपना स्टार्ट किया। मैंने अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी स्टार्ट की थोड़ी-थोड़ी। डेली आंसर लिखने के बजाय 2-3 दिन में 2-3 आंसर लिख लेता था।
मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी कि मैं टॉपर्स की बुकलेट को इंटरनेट से ले लेता था और उनका एक आंसर ले लेता था, कि एक क्वेश्चन ले लेता था, उसको फिर खुद से लिखता था। फिर टॉपर से कंपेयर करता था कि क्या चीज़ उन्होंने लिखी है जो मैंने नहीं लिखी, और क्या चीज़ मैंने लिखी है जो उन्होंने नहीं लिखी। उससे मुझे एक सेल्फ इवैल्यूएशन ही मिलता रहता था कि मैं सेल्फ खुद से ही अपना आंसर को इवैल्यूएट कर लेता था। इस तरह से फिर मैं प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ-साथ करता रहा और टाइम मैनेजमेंट पे मैंने काफ़ी फ़ोकस किया। और मेरा ये मानना है कि हमारी क्वालिटी ऑफ जो स्टडी होती है वो ज़्यादा मैटर करती है। कुछ-कुछ लोग 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, बट उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। मेरा मानना है अगर आप नॉर्मल 8 से 10 घंटे भी पढ़ें, लेकिन आप क्वालिटी टाइम उसमें स्पेंड कर रहे हैं। आप अगर पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में आपका रिजल्ट ला रहा है, जब आप टेस्ट सीरीज़ दें तो लगे कि आपके क्वेश्चन्स हो रहे हैं। तो मेरा मेन स्ट्रेटजी ये रहती थी कि मैं जब कोई भी चीज़ पढ़ूँ, उसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज़, सपोज़ मैंने पॉलिटी का कोई चैप्टर पढ़ा, तो मैं उसके प्रीलिम्स के और मेंस के टेस्ट देता था। उससे मेरे को ये पता चल जाता था कि जो मैं कर रहा हूँ, क्या मैं वो सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ। अगर हम पढ़ रहे हैं बट हम टेस्ट में उसको रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे, तो कुछ फ़ायदा नहीं फिर उस पढ़ने का। तो उस टेस्ट सीरीज़ से मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस मिला कि मैं क्या सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ। फिर बीच में कोविड आ गया, फिर कोविड के अंदर मैं घर चला गया, मार्च के अंदर 2020 के अंदर। फिर मैंने घर पे रह के ही अपनी तैयारी की। मोस्टली उस टाइम मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी, तो मैंने रिवीजन पे फ़ोकस किया। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाई और सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे काफ़ी फ़ोकस किया। क्योंकि लोग मोस्टली पढ़ते रहते हैं और फ़िज़िकली इतना फ़िट नहीं रह पाते। क्योंकि अगर हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी होगी, तो हमारा मेंटल पीस भी अच्छा होगा, हम पेपर में उसको रेप्लिकेट कर पाएँगे। बहुत लोग पेपर में नर्वस हो जाते हैं, वो उनको आता हो भी वो नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारे साथ-साथ फ़िज़िकल फ़िटनेस भी काफ़ी ज़रूरी है। आप आधा घंटा भी अगर डेली का दें, कुछ योगा करें, कुछ वॉकिंग करें, तो वो भी सफ़िशिएंट होगा। तो जैसे अभी अक्टूबर-नवंबर चल रहा है, तो जब मेरे टाइम में अक्टूबर-नवंबर का आया था, क्योंकि प्रीलिम्स हमारा मई लास्ट और जून स्टार्टिंग में होता है। तो मोस्टली अभी तक मैं मेंस की और ऑप्शनल की ज़्यादा फ़ोकस कर रहा था। जैसे-जैसे दिसंबर आएगा, तो मैं चाहूँगा कि मैंने प्रीलिम्स पे ज़्यादा फ़ोकस किया, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ पे, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, तो हमें मेंस भी देने को नहीं मिलेगा। अभी तो आप थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेंस के कुछ सब्जेक्ट जैसे आईआर, एथिक्स वगैरह पे फ़ोकस कर सकते हैं और ऑप्शनल भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट जैसे-जैसे जनवरी करीब आएगा, तो आप प्रीलिम्स पे ज़्यादा फ़ोकस करें, आप टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स की ज़्यादा लगाएँ। अभी से आप स्टार्ट कर दें प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लगाना, फुल टेस्ट आप अभी से स्टार्ट कर दें और मेंस का थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे कम करते रहें, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद भी आपको 2 ढाई महीना मिलता है, तो अभी आप मेंस की अच्छी तैयारी कर लेंगे। अभी जैसे-जैसे आप थोड़ा प्रीलिम्स पे ज़्यादा फ़ोकस करें आगे-आगे। तो फिर मैंने प्रीलिम्स देखा है, तो प्रीलिम्स देने के बाद क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा कितना मार्क्स आ रहा है। तो मैं कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मेरे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे और उसी के अनुसार मेरा प्रीलिम्स का टेस्ट भी हुआ था। तो मैं कॉन्फिडेंस था कि मेरा प्रीलिम्स का हो जाएगा, तो प्रीलिम्स का पेपर देने से अगले दिन ही मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। फिर मेंस का पेपर देने के बाद, क्योंकि मेंस में काफ़ी सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, तो उसमें हमें पता नहीं चल पाता कि हमारा हमारा क्या किस तरह का गया है, क्योंकि वो चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का लगा है। तो मैं दे के आया था, मेरा पेपर अच्छा हुआ, तो मैंने सारे पेपर टाइम पे कंप्लीट किए थे और अच्छा कंटेंट भी लिखा था। तो मैं मतलब फुल कॉन्फिडेंस तो नहीं था, बट 70 टू 80% श्योर था कि हाँ, हो जाएगा मेरा। फिर मेंस का रिज़ल्ट आया, तो उसमें हो गया। फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी थी। तब इंटरव्यू की तैयारी फिर मैंने होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से की, क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी आपका हॉबीज से रिलेटेड, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड, आप कहाँ से है उसके बारे में पूछते हैं, करंट अफेयर्स का भी पूछते हैं। तो काफ़ी होलिस्टिक पर्सपेक्टिव इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी काफ़ी होलिस्टिकली की, काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ मैंने अलग-अलग कोचिंग के अंदर दिए, ताकि मेरी जो पर्सनैलिटी है, स्पीच ऑफ डिलीवरी है, वो अच्छी हो जाए। तो मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद भी मेरे को इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से उनके साथ बोला। फिर रिजल्ट का डे आया। पहले दिन पता था कि अगले दिन 24 सितंबर को शाम को रिजल्ट आने वाला है। शाम को पता था कि 6 बजे का अराउंड रिजल्ट आएगा, हम अपने घर पे ही थे। फिर घर पे जैसे ही रिजल्ट आया, पीडीएफ आई, तो मैंने ऊपर से अपना नाम देखना शुरू किया। मेरे को ये कॉन्फिडेंस तो था कि मेरा मेंस भी अच्छा हुआ है, इंटरव्यू भी अच्छा है, तो कहीं न कहीं लिस्ट में हो जाना चाहिए। बट इतना श्योर नहीं था कि मेरा आईएएस के अंदर ही हो जाएगा। बट जैसे पीडीएफ आई, मैंने पीडीएफ को देखा, तो फाइनली मेरा उसमें नाम आया। फिर मैंने सबसे पहले अपने फादर और मदर को बताया, वो काफ़ी खुश थे, मेरे पूरे फैमिली वाले काफ़ी खुश थे। उनको लगा कि इतनी साल से जो मेहनत किया, जो सफल हो गई, और जो मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था, उसके अनुसार मुझे रिज़ल्ट मिला। तो जैसा सबके मन के अंदर ख्वाब होता है लवासना जाने का, मेरा भी वही ख्वाब पूरा हुआ। रिज़ल्ट आने के बाद हमने लवासना की तैयारी स्टार्ट की। रिज़ल्ट आने के कुछ दिन बाद हमें सर्विस एलोकेशन हुआ, जहाँ पे सभी लोगों को अलग-अलग, किसी को आईएएस, किसी को आईपीएस सर्विसेज़ मिली। जैसे कि लवासना में स्टार्टिंग के 3 महीने के अंदर फाउंडेशन कोर्स होता है, जहाँ पे सभी सर्विसेज़ के लोग एक साथ आते हैं। तो सर्विस एलोकेशन के कुछ 15 से 20 दिन बाद लवासना सबको लेटर भेजता है कि आपका फाउंडेशन कोर्स, जैसे हमारा 5 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो रहा था, कि आपका फाउंडेशन कोर्स 5 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है। आपको सबको अलग-अलग डेट्स दी जाती हैं, आपको 4 तारीख को रिपोर्ट करना है, आपको 3 तारीख को रिपोर्ट करना है। तो सभी को अपना हॉस्टल अलॉट हो जाता है, एक-एक रूममेट अलॉट हो जाता है।
तो सभी एक ग्रुप बन जाता है, सभी आपस में कॉन्टैक्ट करने लगते हैं, आपस में दोस्ती बननी शुरू हो जाती है। तो फिर सभी लोग, जैसे 5 दिसंबर से पहले मेरा 3 दिसंबर था, तो मैं 3 दिसंबर को लबासना पहुँचा। लबासना पहुँचने के बाद फीलिंग वहाँ पे बिल्कुल अलग होती है। सभी अलग-अलग सर्विसेज़ के अलग-अलग फ़ील्ड के लोग आते हैं। हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, सबके अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबकी अपनी-अपनी लाइफ़स्टाइल होती है। सबने किस तरह से, बहुत सारे लोग 5-5, 6-6 अटेम्प्ट के अंदर क्लियर करके आते हैं। उनकी जो लाइफ़ स्ट्रगल्स हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और लबासना आने से पहले हमें डिटेल्ड गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आपको कितना सामान लेके आना है, आपका फिज़िकल फ़िटनेस क्या होना चाहिए, आपका मेडिकल फ़िटनेस क्या होना चाहिए। और आने से पहले पहले दिन भी 3-4 दिनों के अंदर हमारा पूरा फिज़िकल फ़िटनेस टेस्ट किया जाता है, रनिंग कराई जाती है, स्पोर्ट्स कराए जाते हैं और हमारा पूरा मेडिकल चेकअप होता है। क्योंकि लबासना एज अ अकेडमी दैट ऑल्सो फोकसेस ऑन फिजिकल फिटनेस ऑल्सो, क्योंकि वो चाहते हैं कि फिजिकल फिटनेस होगी तभी हम अपनी सर्विस के अंदर अच्छे से कर पाएंगे। 5 दिसंबर 2021 को हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ, जहाँ पे इंडक्शन सेरेमनी सबसे पहले दिन होती है, जहाँ पे लबासना के डायरेक्टर और अदर जो सीनियर फैकल्टी लबासना के अंदर होती है, वो सभी को इंडक्शन कराते हैं कि आपका जो कोर्स करिकुलम होगा 3 महीने का, वो कैसा होगा, किस किस तरह के आपको मॉड्यूल्स कराए जाएंगे और आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है कि आपको किस तरह से अपना फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना है, किस तरह से आपको अपना लर्निंग आउटकम इंप्रूव करना है। तो हमारा डे 6 दिसंबर से हमारा डे लबासना के अंदर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारा मॉर्निंग में 6 ओ क्लॉक सुबह-सुबह सबको पोलो ग्राउंड में ले जाकर पीटी कराई जाती है, क्योंकि वो फिजिकल फिटनेस पे काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। फिर पीटी करने के बाद 7 बजे पीटी खत्म होती है, हम फटाफट अपने हॉस्टल्स की तरफ आते हैं। फटाफट नहा धोकर तैयार होकर हम मेस की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हम सब मिलकर ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। फिर हमारा 9 बजे से हमारा क्लास स्टार्ट होता है। उसके अंदर हमें अलग-अलग मॉड्यूल्स कराए जाते हैं। सपोज़ हमें इकोनॉमिक्स मॉड्यूल कराया जाएगा 1 वीक के लिए, 1 वीक के लिए हमें लॉ का मॉड्यूल कराया जाएगा, 1 वीक के लिए हमें एनवायरनमेंट का मॉड्यूल कराया जाएगा। तो इस तरह से हमें होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की जाती है, ताकि हमें हर फील्ड का थोड़ा-थोड़ा नॉलेज रहे। हमें इंटरनेशनल रिलेशंस का, डिफेंस का, लॉ का, पब्लिक पॉलिसी का, हर चीज़ का हमें वो कराया जाता है। तो 9 टू 5, 5:30 तक अराउंड हमारी क्लास होती है, जहाँ पे अलग-अलग सीनियर लबासना की सीनियर फैकल्टीज़ प्लस जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के और फ़ॉरेन के, वहाँ से फैकल्टीज़ आती हैं, जो हमें बता बता उस फ़ील्ड से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आते हैं और हमें बताते हैं कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा और क्या हम उन चीज़ों को सीख कर अपने ब्यूरोक्रेसी के अंदर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो शाम को क्लासेस खत्म होने के बाद हमें फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती है। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को चेस चेस में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट है। तो सबको अलग-अलग उनकी हॉबीज़ के अनुसार उनको अलग-अलग भेज दिया जाता है, ताकि वो अपना हॉबीज़ को भी डेवलप कर पाएँ। और जो हमारा टोटल ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 2 इयर्स का होता है। उसके अंदर हमारा 3 मंथ्स का फाउंडेशन कोर्स होता है, 6 मंथ्स का फेज़ 1 का आईएएस प्रोफेशनल कोर्स होता है, 1 ईयर के अराउंड हमारी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है और 2 मंथ्स का हमारा असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप प्रोग्राम होता है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फाइनली 1.5 मंथ्स ऑफ फेज़ 2 इन द मसूरी, जहाँ पर हम हमारा प्रोबेशन 2 इयर्स का पूरा करते हैं और हमें अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हमें कैडर अलॉट हुए हैं, वहाँ पर फर्स्ट पोस्टिंग एज एसडीएम मिल जाती है। अभी मैं एज असिस्टेंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हूँ। इसके बाद हमारा मसूरी के अंदर फेज़ 2 होगा, देन हमारा दिसंबर के अंदर ट्रेनिंग कंक्लूड हो जाएगा। तो जितने भी पीछे फेज़ हुए, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हुआ, फेज़ 1 हुआ और फाउंडेशन कोर्स हुआ, उसके अंदर काफ़ी हमें अलग-अलग एक्सपोज़र के लिए काफ़ी अच्छी-अच्छी जगह भेजा जाता है। जैसे कि फाउंडेशन कोर्स के अंदर विलेज विज़िट होता है, जहाँ पे हमें इंडिया के रिमोटेस्ट विलेज के अंदर भेजा जाता है। मैं बिहार के वेस्ट चंपारण जिले के एक विलेज के अंदर गया था, जहाँ पे हमें विलेज लाइफ़ को समझने का मौका मिलता है कि किस तरह से विलेज के अंदर लोग रहते हैं। हमें हमारा एंड्योरेंस चेक करने के लिए, रेजिलियंस चेक करने के लिए हिमालयन ट्रैक होता है, जहाँ पे हमें 7 टू 8 डेज़ के अंदर अलग-अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं, वहाँ पे हिमालयन पे ट्रैक करने के लिए भेजा जाता है। जो आईएएस का प्रोफेशनल कोर्स होता है, उसके अंदर 1.5 मंथ्स का भारत दर्शन होता है, जहाँ पे हमें इंडिया की डाइवर्सिटीज़ को, उनकी उसकी कल्चर को समझने का मौका मिलता है। हम श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक ट्रैवल करते हैं। हम आर्मी के साथ अपना दिन बिताते हैं, हम नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ट्राइबल लोगों के साथ। तो हमें पता चलता है कि इंडिया की डाइवर्सिटी कितनी अच्छी है, क्योंकि इस सर्विस के अंदर हमें एज ए ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव हमारा होना चाहिए। हमें कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर भेज सकते हैं। तो हमें अगर इंडिया का पूरा डाइवर्सिटी पता होगी, उसकी कल्चर पता होगी, अलग-अलग जगह पर अलग-अलग कैसे सिस्टम वर्क करते हैं वो पता होगा, तो तभी हम अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मेरे को तमिलनाडु कैडर अलॉट हुआ था, तो हमें फेज़ 1 के अंदर रीजनल लैंग्वेज भी सिखाई जाती है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। हम जिस भी क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, यदि हमें उन लोगों की भाषा नहीं पता होगी, तो हमें कनेक्ट नहीं फ़ील कर पाएँगे लोगों के साथ। तो मेरे को तमिल रीजनल लैंग्वेज फेज़ 1 के अंदर सिखाई गई। मेरा तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा 1 साल का डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हुआ, जहाँ पे हमें, क्योंकि एकेडमी के अंदर हमें थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा बताते हैं, बट हम जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वो हम फील्ड पे जाके सीखते हैं। तो मैंने 1 साल के कांचीपुरम ज़िले के अंदर प्रैक्टिकल सीखा कि कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स है, कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, क्या-क्या एक्चुअल ग्राउंड लेवल में चैलेंजेस आ रहे हैं, और जो हम एकेडमी में पढ़ के आए थे, वो सॉल्यूशंस जो हम पढ़ के आए थे, क्या हम उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कर पाएँगे इस फील्ड लेवल पे? नहीं। वो पूरा होने के बाद हमें 2 महीने के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक्सपोज़र मिलता है, क्योंकि हम अपने कैडर्स के अंदर होते हैं, तो हमें स्टेट गवर्नमेंट का ही सिर्फ पर्सपेक्टिव पता होता है।
कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ऑल इंडिया लेवल पर क्या पर्सपेक्टिव होता है, वो हमें 2 महीने के असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सिखाया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में किस तरह से फाइल्स मूव होती है, ऑल इंडिया लेवल पे कैसे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, कैसे अलग-अलग स्टेक होल्डर्स का कंसल्टेशन किया जाता है। और फाइनली जब हम फेज़ 2 के अंदर मसूरी के अंदर जाते हैं, वहाँ पे एक डीब्रीफिंग टाइप होता है जहाँ पे सब लोग आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कोई उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखी तो वो शेयर करे ताकि दूसरे बच्चे भी उनको समझें और क्या पता वो अपने वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। फिर वो खत्म होने के बाद सब अपने-अपने कैडर्स के अंदर अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले जाते हैं और फिर एक ऑफिसर की लाइफ शुरू होती है। तो मैं उन एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका नहीं हो पा रहा, सभी लोगों के मन में एक सपना होता है कि भाई इस सर्विस के बाद हम ऐसा होगा, वहाँ पे जाएँगे। तो मेरा यही कहना है कि ये सर्विसेज़ इतनी अच्छी है कि आप अगर 2-3 साल आप ज़्यादा भी ले लें, एक बार आप इस सर्विस में आ जाएँगे तो आपको आके पता चलेगा कि जो सर्विसेज़ हम जो सोच के आए हैं, ये उससे भी ज़्यादा है। जो रिस्पेक्ट हमें सोसाइटी के अंदर मिलती है क्योंकि लोगों के अंदर उम्मीद होती है कि अगर कोई काम हमारा कर सकता है तो वो यही कर सकता है। जब हम लोगों की मदद करते हैं, जो उनका काम काफ़ी सालों से अटका हुआ है, जब हम वो करते हैं तो हमें जो सैटिस्फैक्शन मिलती है वो दुनिया की किसी जॉब में नहीं मिल सकती। और जो हमारा खुद का भी जो हमारे डेवलपमेंट होता है, हमें अलग आज हम डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर है, कल हम हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर है, तो हम उस डिपार्टमेंट की पूरी निटी-ग्रिटीज़ को समझेंगे। तो जो हमारा खुद का भी पर्सनल डेवलपमेंट होगा, वो भी काफ़ी बेहतर होगा। अंत में मैं अपनी वारी को विराम कुछ पंक्तियों से देना चाहूँगा, जो मैं अपनी तैयारी के दौरान सुनता था, जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती थी। हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियाँ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तू। कुछ किए भी नहीं हूँ, जय-जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।